जब किसी घटना को अंजाम देने के बाद जब कातिल ही उस घटना का चश्मदीद गवाह बनकर पुलिस के थाने में पहुंच जाए तो फिर पुलिस के लिए गुत्थी को सुलझाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। दरअसल में ये जो घटना आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये मुंबई की एक सच्ची घटना है। मुंबई जो सपनों का शहर, जहां पर रात को भी ये शहर नहीं सोता है और सुबह उठते ही लोग अपने अपने काम पर, कोई पैदल तो कोई सरकारी बसों से, कोई अपनी पर्सनल गाड़ी से, कोई ऑटो रिक्शा से, तो कोई बाइक से, तो कोई स्कूटी से अपने दफ्तर या फिर काम पर पहुंचने की जदोजहद में निकल पड़ते हैं। ये जो घटना मैं आपको बता रहा हूं, ये घटना 20 जनवरी 2022 सुबह 7 बजे की है। कुछ लोग अपने घर से जैसे रोज निकलते हैं वैसे ही काम के लिए निकलते हैं। उसी के दौरान एक व्यक्ति पैदल ही, जो शख्स मुंबई के उसी भिवंडी इलाके के रूपाला ब्रिज के नीचे से सड़क के दूसरी ओर जा रहा था, अचानक उस शख्स ने झाड़ियों में पड़ा एक सफेद बैग या फिर बोरी देखी। उसको देखकर उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। दरअसल में उन्होंने देखा कि सफेद रंग का जो बोरी या बैग है, उसके अंदर से खून बह रहा था और खून से उसके आसपास की जमीन सनी हुई थी। उसी को देखकर वो शख्स एक बार तो डर जाता है, घबरा जाता है। उसके चेहरे पर पसीना आता है, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे उस बैग की ओर बढ़ रहा है। बैग को जब वो देखता है तो उसे अंदाजा हो जाता है कि इसके अंदर जरूर किसी शख्स की कोई लाश है। यह देखकर उसने जब वहां पर हो हल्ला किया तो देखकर आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ जमा होने के बाद उन्होंने सभी ने शक और शंका जाहिर की कि इस बैग के अंदर जरूर किसी की कोई लाश है। तुरंत वह व्यक्ति संभलता है और पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर देता है। पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करते ही वहीं पर नजदीकी थाने से, नजदीकी जो थाना पड़ता है वहां पर निजामपुर थाना, निजामपुर थाने के थाना प्रभारी या मैं कहूं पुलिस इंस्पेक्टर नरेश पवार के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम घटनास्थल पर पहुंच जाती है। उसी घटनास्थल पर पुलिस की टीम पहुंचकर उसका जो डेड बॉडी थी, उसी बोरे को या फिर उस बैग को खोलती है। खोलने के बाद पुलिस थाना प्रभारी नरेश पवार देखते हैं कि जो लाश थी उसके ऊपर जो कपड़े थे, उनके कपड़ों से कुछ सुराग, पुलिस इस केस को सुलझाने के लिए कोई ऐसा अहम सुराग ढूंढना चाहती थी कि उस लाश की शिनाख्त हो सके कि आखिर ये शख्स कौन था और इसने इसका मर्डर किसने किया, क्यों किया। ये सारी जानकारी पुलिस को जुटानी थी और जो लोग थे या फिर ये जो शख्स था उसके घर वालों तक पहुंचानी थी। इसके लिए नरेश पवार गहराई से उनके कपड़ों की तलाशी लेती हैं। तो कुछ कपड़ों की तलाशी में अहम सुराग पुलिस को नहीं मिलता, लेकिन उसे एक छोटी सी पर्ची, जो डॉक्टर की लिखी हुई पर्ची, दवाइयों से संबंधित पर्ची मिलती है। साथ ही साथ उसे एक हेडफोन मिलता है। लाश के जो कपड़े थे उसे हेडफोन और जो डॉक्टर की लिखी पर्ची बरामद कर ली जाती है। उसके अलावा अब पुलिस टीम सोचने पर मजबूर हो गई कि यह सुराग कोई खास नहीं था जिसके माध्यम से इस गुत्थी को सुलझाया जा सके और ये अनुमान लगाया जा सके आखिर ये लाश किसकी थी, कौन ये व्यक्ति था, कहां का था और क्या काम करता था, किसने इसका मर्डर किया है। ये सारे सवाल अभी पुलिस के लिए बाकी थे। लेकिन रमेश पवार जो थाना प्रभारी थे, वो सोचने के बाद फिर गौर से उस लाश को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो लाश थी उस व्यक्ति ने जो कपड़े पहने हुए थे वह उसकी एक लाल रंग की टी शर्ट थी जिसके ऊपर सुनहरे रंग के छोटे छोटे धब्बे बने हुए थे। उन धब्बों को देखकर जो थाना प्रभारी नरेश पवार हैं वो कुछ देर के लिए रुकते हैं, बारीकी से उन्हें देखते हैं और उनके मन और मस्तिष्क में एक सवाल उठता है, आखिर ये बारीक जो सुनहरे धब्बे हैं वो यहीं पर पर्ल कंपनी या फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के कपड़ों पर अक्सर देखने को मिलते हैं। तो क्यों ना हो सकता है ये ऐसा शख्स था
जो किसी फैक्ट्री में यानी मोतियों की कंपनी या फैक्ट्री में काम करता हो। तो कुछ ना कुछ सुराग पुलिस इंस्पेक्टर को मिल चुका था। उन्होंने आसपास के लोगों से उस लाश की शिनाख्त के लिए बोला कि कोई इसे पहचानता है, तो कोई भी व्यक्ति उसे नहीं पहचान पाता है। दरअसल पुलिस के पास अभी केवल इन्वेस्टिगेशन के अलावा कोई अहम सुराग नहीं मिल पाया था। तो पुलिस उन तथ्यों को लेकर उसकी जो पहचान के लिए जुट जाती है कि आखिर ये व्यक्ति कौन था, किसने इसका मर्डर किया और क्यों किया, ये सारी जानकारी। इसके लिए जो वहां के एसपी हैं, वह एसपी साहब प्रशांत घोले, वो एक 3 टीमों का गठन करते हैं। पुलिस की 3 टीमें बनाई जाती हैं और वह तीनों टीम इस केस की जांच करने के लिए अलग अलग उन टीमों को टास्क दिए जाते हैं, जिसमें से एक टीम का टास्क ये था कि वो पर्ल जो मोतियों की जो भी कंपनियां या फैक्ट्री थी उस निजामपुरा इलाके में, वहां पर उस फैक्ट्री में जाकर यह पता लगाया जाए कि 2 से 3 दिन से ऐसा कौन मजदूर है जो काम पर नहीं आया, बिना बताए या फिर बताकर भी 2-3 दिन से जो गायब था, और उसकी उम्र और हुलिये के अनुसार वहां पर पूछताछ करने के लिए एक टीम को भेजा गया। दूसरी टीम पुलिस के थानों से यह रिकॉर्ड खंगालने लगी, आसपास के जो भी थाने थे वहां से, कि आखिर 2 से 3 दिन से कोई ऐसा शख्स जो गुमशुदा हो, घर से निकला हो बिना बताए और अभी तक घर नहीं लौटा हो, ऐसी गुमशुदगी किसी ने दर्ज करवाई हो और उसके तथ्य उस लाश से मिलते हों। एक टीम को वह टास्क दिया गया। तो तीसरी टास्क दिया गया था कि जो पर्ची 100 के जो कपड़ों से बरामद हुई थी, उस पर्ची के आधार पर उस डॉक्टर तक पहुंचना था जिस डॉक्टर की वो पर्ची थी। अब वह टीम भी पूछताछ करते करते भिवंडी इलाके के उस डॉक्टर के पास पहुंच जाती है और वह भिवंडी के एक छोटे से गांव खोनी गांव के अब्दुल्ला मस्जिद के पास उस डॉक्टर की एक छोटी सी दुकान है, कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं था, और वह एक बीएससी पास डॉक्टर उस दुकान में काम करता था, जहां पर छोटे मोटे रोगों की ही केवल दवाइयां दी जाती थी। अब पुलिस वहां डॉक्टर के पास पहुंच चुकी थी। पुलिस डॉक्टर से कुछ अहम जानकारी जुटाने के लिए डॉक्टर साहब से पूछताछ करती है। तो डॉक्टर से जानकारी मिलती है यहां पर सुबह से शाम तक 100 लोग आते हैं और सभी 100 लोगों की जानकारी दे पाना कि कौन लोग कब आया, क्या नाम था, कहां का था, यह संभव नहीं है। ऐसी पूछताछ करने पर वहां से भी पुलिस को कोई अहम सुराग नहीं मिल पाया और खाली हाथ पुलिस को लौटना पड़ा। अब इसके अलावा जो पहली टीम को टास्क दिया गया था, उस टीम ने भी अपने टास्क के लिए जो काम शुरू किया था, वहां पर उस इलाके में निजामपुरा जो इलाका था, वहां पर एक दिन में ही पूरी पर्ल फैक्ट्रियों में जा पाना संभव नहीं था, क्योंकि वहां पर बहुत सारी मोतियों की फैक्ट्रियां थी। उसके चलते वहां पुलिस कुछ कंपनियों में जाती है। तो पहले दिन पुलिस को वहां से भी कोई अहम सुराग नहीं मिला और कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली कि वहां से 2 से 3 दिन से कोई व्यक्ति जो बिना बताए काम पर नहीं आया हो, वह भी खाली हाथ लौट आती है। अब जो दूसरी एक टीम थी जो थानों से जानकारी जुटा रही थी, तथ्य जुटा रही थी, उन्हें भी कोई अहम सुराग नहीं मिला और उस लाश से जुड़ी, उससे संबंधित या उससे मिलती जुलती कोई जानकारी पुलिस की उस टीम को भी नहीं मिल पाई कि 2 से 3 दिन से कोई ऐसा व्यक्ति जहां पर गुमशुदगी दर्ज की गई हो और उसकी उम्र या हुलिया उस लाश से मिलता हो, ऐसी कोई जानकारी। इस तरीके से पहले दिन पुलिस की तीनों ही टीमों को कुछ अहम सुराग नहीं मिलता है और अब पुलिस के पास इंतजार करने के सिवा कुछ नहीं बचा था। अब पुलिस या थाना प्रभारी इंतजार कर रहे थे कि आखिर इससे संबंधित कोई अहम सुराग कब मिले और हम कब इस केस में कुछ छानबीन सबूतों के आधार पर यह पता लगा सके कि किसने इसकी हत्या की है और क्यों की है। थाना अधिकारी नरेश पवार जुटा ही रहे थे कि अचानक अगले दिन एक शख्स थाने में पहुंचता है और उस शख्स का नाम है मोहम्मद सलमान। मोहम्मद सलमान थाना अधिकारी रमेश पवार को बताता है कि उस घटना के दिन, जिस रात को उस व्यक्ति की हत्या की गई है, उस हत्या का वो चश्मदीद गवाह है। मतलब जब वो हत्या की गई उससे महज वो 50 मीटर की दूरी पर था और ये घटनाक्रम को देख रहा था। ऐसा चश्मदीद गवाह होने का जब ये बयान दर्ज करवाता है तो पुलिस को उस सलमान के ऊपर शक हो गया
कि आखिर कोई व्यक्ति इस लाश को पहचान तक नहीं रहा और यह व्यक्ति उसका घटना का चश्मदीद गवाह होने की बात कर रहा है। तो निश्चित रूप से ही अब पुलिस को कुछ सुराग मिल चुका था, शक हो चुका था कि यह जो घटनाक्रम है इसकी गुत्थी इस व्यक्ति के इर्द गिर्द ही कहीं है। तो पुलिस ऑफिसर ने तुरंत एक टीम बनाकर उस सलमान के पीछे लगा दी और उसके कॉल डिटेल्स खंगालने में लगा दी कि आखिर यह व्यक्ति इस घटना के रात को जब अंजाम दिया गया था तो वो कहां था और कौन से नंबर पर किससे उसकी बातचीत होती थी। जहां एक और थाना अधिकारी ने सलमान की कॉल डिटेल्स खंगालने में और उसका पीछे का जो उस घटना के दिन का रात का जो घटनाक्रम था, कहां पर किससे बातचीत हुई, कैसे बातचीत हुई, किस तरीके से वो गया, ये सारी जानकारी जुटाने में पीछे से पुलिस की एक टीम बनाकर ये भेज दी जाती है, इस कार्यवाही में लगा दी जाती है। दूसरी ओर उसी सलमान को जो पूछताछ की जाती है कि उसका जो वारदात करने वाले का हुलिया कैसा था, क्या वो उसको पहचान सकता है। तो सलमान ने हामी भरी कि हां मैं उसको पहचान सकता हूं। तो सलमान की जानकारी के मुताबिक वहीं के निजामपुर के आर्ट कॉलेज से एक स्टूडेंट बुलाया गया, छात्र बुलाया गया और उसके जानकारी के मुताबिक इस केस तैयार करवाया गया कि आखिर इस घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति का मुखौटा या हुलिया कैसा था, उसके आधार पर उसकी पहचान की जा सके कि हत्यारा कौन था। यह सब जानकारी उसके अनुसार स्केच बनाया और फिर पुलिस की दूसरी टीम वहां से थानों से वो जानकारी जुटाती है कि इस केस से संबंधित किसी अन्य व्यक्ति का आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं। तो पुलिस के अन्य थानों से मिली जानकारी के मुताबिक इस केस से कोई अन्य जानकारी मिल नहीं पाती थी। तो पुलिस की यह जानकारी तो यहां पर से भी अहम सुराग नहीं मिल पाया। अभी भी पुलिस को सलमान पर शक हो चुका था, लेकिन पुलिस के लिए इस मामले को सुलझा पाना इतना आसान नहीं था। निजामपुर पुलिस थाने में एक खबर आती है कि पास के थाने शांति नगर में एक महिला जो है निजाम बानो, यह उस महिला का बदला हुआ नाम है, नाम की महिला पहुंचती है और वह अपने पति के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। वह बताती है कि उसका 45 वर्षीय पति पिछले दिन से गुमशुदा है। यह सूचना जैसे ही थाने में मिलती है तो शांति निकेतन थाने से निजामपुर थाने में यह सूचना पहुंचती है। पहुंचते ही तुरंत निजामपुर थाना अधिकारी एक टीम को वहां पर भेजता है और उस महिला को निजामपुर थाने में लाने की बात करता है। जैसे ही उस महिला को पुलिस टीम निजामपुर थाने में लेकर आती है, उससे पूछताछ करती है तो यह जानकारी दी जाती है कि वो उसका जो पति है पिछले रात से घर से गुमशुदा है और न ही उसके पति ने पहले कभी ऐसा किया कि बिना जानकारी के वो घर से निकला हो या फिर वह अपनी पत्नी को बिना छोड़े अकेला कभी घर से नहीं गया। यहां तक कि वो कभी काम पर भी जाता था तो अपनी पत्नी को उसी फैक्ट्री में काम पर लेकर जाता था। जब यह बात स्थिति क्लियर हुई तो दूसरी टीम भी पुलिस की वहां पर थाने पहुंच चुकी है और उस टीम ने जानकारी दी कि पासी के एक पर्ल यानी मोतियों की फैक्ट्री में काम करने वाला एक शख्स पिछले 3 दिन से गुमशुदा है और बिगर बताए वहां पर छुट्टी पर है और उस शख्स का नाम अरमान शेर अली है। यह जानकारी मोतियों की उस फैक्ट्री से मिलती है और उसकी उम्र भी 45 वर्ष बताई जाती है। अब उस महिला की जानकारी और पर्ल फैक्ट्री से मिली जानकारी दोनों आपस में मेल खाती थी, यानी कि महिला की जानकारी के मुताबिक भी उस व्यक्ति का नाम अरमान शेख अली है और जो फैक्ट्री में जानकारी मिली उसके मुताबिक और महिला के मुताबिक दोनों का नाम सेम है, उम्र सेम है। अब पुलिस ने उस महिला को उस लाश का जो फोटो था वो दिखाया और उसे पहचान के लिए बोला। वो महिला है, उसे पहचानने में असमर्थ होती है क्योंकि उसका चेहरा उस तरीके से मारपीट करके एक तरीके से चेहरे को बिगाड़ दिया गया था कि उसे हर कोई पहचानने में समर्थ नहीं था। यहां तक कि उसकी पत्नी भी उसे नहीं पहचान पा रही थी कि आखिर वो वही व्यक्ति हैं या यानी कि उनके पति ही थे या नहीं। लेकिन उस महिला का बेटा जो है उसे पहचानने में सक्षम रहता है, उसे पहचान पाता है कि वो जो लाश है वह उसी के पिता की है, क्योंकि वह पहचानता है कि उसके चेहरे के नीचे गर्दन के ऊपर एक जन्म से ही मार्क है, मतलब ऐसा मोल या कुछ ऐसा चिन्ह बना हुआ था जो जन्मजात था और वह चिन्ह उस लाश के ऊपर भी था। इसी के आधार पर उसकी लाश की शिनाख्त होती है उस महिला के पति के रूप में। यह नजमा बानो नाम की महिला और उसका बेटा दोनों ही शोक में गमगीन होते हैं, गहरा सदमा पहुंचता है। तभी से पुलिस
इस मामले की तहकीकात कर ही रही थी कि एक टीम जो गठन किया गया था, वह टीम अब सारी जो शक की सुई है वो सलमान के इर्द गिर्द घूम रही थी, क्योंकि सलमान की कॉल डिटेल जो खंगाली गई उसमें एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जिस रात शेर अली की हत्या की गई थी, उस रात वह सलमान उसी नंबर से उसको शेर अली से बातचीत कर रहा था। यानी कि कॉल डिटेल्स में यह जाहिर हो गया था, साफ हो गया था कि वह सलमान अली ही से, जो सलमान है वह शेर अली शाह से बात कर रहा था। इस तरीके से उस रात का खुलासा होता है। अब सलमान शक के दायरे में आ गया है, उसे पकड़कर पुलिस पूछताछ के लिए थाने लेकर आती है और सख्ती से उसे पूछताछ की जाती है। कुछ ही देर बाद सलमान पुलिस के सवालों के सामने टिक नहीं पाया, वह लड़खड़ा जाता है और पुलिस के सामने वह गिड़गिड़ाने लगता है और पूरा जो घटनाक्रम है उसको बताता है कि वही सलमान जो है वह शेर अली की हत्या का जिम्मेदार है। उन्होंने ही मिलकर अपने दोस्त के कहने पर को जैसे ही अंजाम दिया गया, इसमें 2 लोग और शामिल हैं। उन 2 लोगों में ही उन 3 दोस्तों में से एक जो नाम है वो निकल कर आया, तस्लीम अली अंसारी। ये तस्लीम अली अंसारी दरअसल में कुछ दिन पहले ही शेर अली के साथ में उस कंपनी या फैक्ट्री में काम करने गया था और वहीं पर दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोनों घर पर आना जाना शुरू करते हैं। इस तरीके से वो जैसे जैसे गहरी दोस्ती हुई तो अब तस्लीम अली शेर अली की गैर मौजूदगी में उसके घर पर आना जाना करता था और उसकी जो पत्नी थी उसके साथ में भी उसकी आपसी जो रिश्ता है, संबंध है, वो धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा था और दोनों नजदीक आते जा रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे उनके आपसी संबंध और गहरे हो गए और वह उसके साथ यानी कि नजमा बानो के साथ में हमबिस्तर होने लगा। धीरे धीरे नजमा बानो के सर पर भी तस्लीम अली के प्यार का परवान चढ़ने लगा और वह अब ज्यादातर समय तस्लीम अली के साथ ही बिताने लगी थी। अब धीरे धीरे जैसे ही दिन बीतते गए, कुछ ही दिनों बाद शेर अली अंसारी को अपनी पत्नी के इस चक्रव्यूह, इस गंदे खेल का पता चलता है और यह पता चलने के बाद शेर अली अपनी पत्नी को तस्लीम अली से दूर रहने की बात करता है और तस्लीम अली को भी हिदायत देता है कि अब वो उसके घर पर ना आए। ऐसा ही जैसे ही घर पर ना आने की बात कही तो तस्लीम अली किसी भी कीमत पर नजमा बानो से दूर नहीं जाना चाहता था। तो उन्होंने मिलकर अपने 2 दोस्तों के साथ में इस तरीके से 3 लोगों ने मिलकर यह षड्यंत्र रचा और उन्होंने सलमान के फोन से ही 20 जनवरी को शेर अली को फोन करके एक बार मिलने के लिए कहा और फिर कहा कि अगर वो आज मिलते हैं तो फिर जिंदगी में भी वहां उसकी पत्नी से जो तस्लीम अली है वो नहीं मिलेंगे, हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से दूर चले जाएंगे। ऐसा जब सलमान ने कहा तो वह शेर अली सलमान के कहने के मुताबिक तस्लीम अली से उस रात को मिलने के लिए भिवंडी के उस ब्रिज के नीचे वहां पर पहुंचता है। जैसे ही पहुंचता है वहां पर चांद बाबू, तस्लीम अली और सलमान तीनों ने मिलकर लोहे की राड से शेर अली शाह के सर पर वार किया और बहुत जोर से चोटें बार बार मारते रहे जब तक कि वह उस व्यक्ति की हत्या नहीं हो जाती। इस तरीके से सर पर गहरी चोट लगने से, खून बहने से शेर अली की हत्या हो जाती है, मर्डर कर दिया जाता है। एक सफेद बोरे में या फिर बैग में उस लाश को पैक करके वहीं पास ब्रिज के नीचे झाड़ियों में फेंक दिया जाता है। फेंक कर वो निकल जाते हैं। सुबह इस तरीके से एक आदमी उधर से गुजरता है तो इस पूरे मामले का खुलासा होता है। अब जैसे ही ये जानकारी पुलिस तक पहुंचती है तो थाना अधिकारी ने तुरंत 48 घंटे के भीतर दोनों अन्य आरोपियों को, सलमान के कहने पर दोनों अन्य आरोपी भी पकड़े जाते हैं और दोनों को कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में पेश होने के बाद इस तरीके से तीनों जो इस घटनाक्रम को अंजाम देने वाले थे उनको सजा के तौर पर जेल की सजा सुना दी जाती है। अब वह तीनों ही जेल में भेजे जाते हैं और जेल में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। इस तरीके से कोई भी किसी भी प्रकार का
बुरा कदम उठाता है, गलत कदम उठाता है, तो निश्चित रूप से ही उसके किए की सजा उसे जरूर मिलती है। चाहे आपने घटना को किसी भी सातिराना अंदाज में घटना को अंजाम दिया हो, लेकिन आप पुलिस से या फिर आप, मैं कहूं, कानून से बच नहीं पाएंगे। तो निश्चित रूप से ही दोस्तों, अगर आपके साथ या फिर आप भी, आपका कोई दोस्त ऐसी घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहा है, कोशिश कर रहा है, तो निश्चित रूप से ही आप उसे दूर हो जाइए और अपने नजदीकी पुलिस थाने में या फिर अपने रिश्तेदार या उसके जिसके बारे में यह घटना या फिर यह कहानी, ये इस तरीके का घटनाक्रम बनाने की कोशिश किया जाता है, उसे उससे अवगत करवाएं ताकि उसकी जिंदगी बच सके और वह व्यक्ति भी सुरक्षित बच सके। उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही मजेदार, मनोरंजक और अच्छी कहानियां सुनने के लिए, सच्ची कहानियां सुनने के लिए अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जयपुर वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। जो कैमरामैन की भूमिका निभा रहे थे मिथुन, ये दो अन्य साथी जो हमारी टेक्निकल मदद कर रहे थे इस वीडियो को शूट करने में, इस कहानी को, इस किरदार को आप तक पहुंचाने के लिए। तो उम्मीद करता हूं आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही मजेदार कहानी के साथ। तब तक मैं वीके सैनी, नमस्कार। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।